तरह से है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व जुड़कर मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में अथवा उसके भाव में परिवर्तन करते हैं तथा नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे शब्दांश वी जोड़ चार, विचार। चार का अर्थ चौ अर्थात चौथा, अर्थात इंग्लिश में 4 बोलते हैं, लेकिन वहां वी के आ जाने से नया शब्द विचार बना। विचार में अभी चार का ये जो मूल शब्द है चार, इसका अर्थ अब चौ नहीं रहा। ठीक है, विचार के बन जाने से इसके मूल शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। प्र जोड़ चार, प्रचार। प्रचार बन जाने से चार का मूल अर्थ चौ अर्थात चार, चौथा नहीं रहा। थोड़ा भाव में चेंज हो गया है, भाव में परिवर्तन आ गया है। प्र मतलब हो गया जो चारों ओर है। ठीक है, चार का चारों ओर हुआ। प्र माने आगे होता है, तो आगे चारों ओर। चार का अर्थ हुआ चौ, चार, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा भाव में परिवर्तन करते हैं। चौ को हम चारों ओर कर सकते हैं। प्र मतलब होता है आगे, चारों ओर आगे। आगे जब चारों ओर आगे कोई बात को हम चारों ओर आगे ले जाते हैं तो प्रचार होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे चार, मतलब यहाँ पर भाव में थोड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब जो मूल शब्द है उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन नए शब्द बनने पर हो जाता है। जैसे नए शब्द बन जाते हैं, नए शब्द के बन जाने पर मूल शब्द के अर्थों और किसमें भाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। परा जय हो गया जीत, उसके आगे पड़ा के जुड़ने से पराजय। अब जय का अर्थ रहा जीत, लेकिन नए शब्द पराजय बन जाने से अब जय का अर्थ वो नहीं रहा। इसके मूल अर्थ में अर्थात मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही हार जिसका अर्थ होता है माला या फिर खोना या हार जाना मतलब खो देना, तो यहाँ पर हम सम के साथ हार को लगाते हैं तो संहार, आ के साथ हार को लगाते हैं तो आहार, वी के साथ हार को लगाते हैं तो विहार, प्र के साथ हार को लगाते हैं तो प्रहार। इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। हार का माला या खोना जो भी था, सम के साथ जुड़ जाने से ये संहार बना। संहार मने होता है मारना। आहार मतलब होता है भोजन। तो अभी हार का अर्थ, आहार में हार जो मूल शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अभी हार का अर्थ वो नहीं रहा, अर्थात माला या फिर खोना नहीं रहा। अभी यहाँ पर इसका अर्थ पूरे को एक साथ देखने से इसका अर्थ हो जाता है भोजन। विहार का अर्थ होता है भ्रमण। हार का अर्थ माला या खोना नहीं रहा। वी के जुड़ जाने से विहार मतलब हो गया भ्रमण। आहार मतलब हो गया भोजन। संहार मतलब हो गया मारना। प्रहार मतलब हो गया हमला। कहने का अर्थ है कि हार जो कि मूल शब्द है वो शब्दांशों के जुड़ने से, उसके साथ शब्दांश के जुड़ जाने से, मूल शब्द के आगे किसी शब्दांश के जुड़ जाने से जो नया शब्द बना, वहाँ पे मूल शब्द के अर्थ और भाव में हम परिवर्तन देखते हैं। तो ऊपर के उदाहरणों में चार, जय, हार, ये सब ऊपर के उदाहरणों में चार, जय, हार, ठीक है, में उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। ये हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं उपसर्ग के कुछ विशेष तत्वों की ओर। फिर उपसर्गों के विशेष तत्व क्या रहे? उपसर्ग शब्द नहीं, शब्दांश है। उपसर्ग भाषा के सार्थक खंड है। इसे हम भाषा के निरर्थक हम नहीं कह सकते, ये भाषा के सार्थक खंड है। ठीक है, इसके अर्थ होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, भाषा का सार्थक खंड है। उपसर्ग शब्द नहीं, शब्दांश है। उपसर्ग के बारे में
ये सारे तत्व हमारे सामने आ जाते हैं। अब हम आते हैं उपसर्ग की भेद की ओर। उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के प्रमुखतः 3 भेद हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ, औ, अति, अधि, अभि, उप, उत, दूर, दुस, निर, निस, नी, पड़ा, पड़ी, प्र, प्रति, सम, सु, सत, सम आदि। तत्सम उपसर्ग से जैसे कुछ हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, आ जो गत मूल शब्द, नया शब्द बना आगत, यहाँ पे एकदम चेंज हो जा रहा है नए शब्द का अर्थ। गत चले जाना, आगत मतलब आ जाना, तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्थ में परिवर्तन। आगत के बन जाने से अब गत का अर्थ वो नहीं रहा। चरण बने पैर, आ के साथ चरण के जुड़ जाने से आचरण बने स्वभाव। हम देख रहे हैं कि अब चरण का आचरण में चरण का वो अर्थ अवश्य नहीं रहा। ठीक है, मूल शब्द का अर्थ यहाँ पर नए शब्द बन जाने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। औजोर गुण, गुण बने तो होता है क्या क्या, किसी में मतलब अच्छी बातें हैं। गुण मतलब अच्छे तत्व क्या है। औ के आ जाने से अवगुण हो गया, अच्छे तत्वों की समाप्ति। शेष मने खत्म हो जाना, अव के आ जाने से अभी भी कुछ बाकी रहना, पूरा खत्म ना होना। हम देख रहे हैं कि नए शब्द बन जाने से अब मूल शब्द के अर्थ में, भाव में, या तो अर्थ में या तो भाव में परिवर्तन हो जा रहे हैं। शेष मने एकदम खत्म, लेकिन मूल शब्द के लग जाने, शब्दांश के लग जाने से, मूल शब्द के आगे शब्दांश के लग जाने से, नए शब्द के बन जाने से अब जो मूल शब्द शेष था, अवशेष में शेष का अर्थ खत्म हो जाना नहीं रहा, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तभी तो अवशेष है, मतलब बाकी रह जाना, अभी भी कुछ रह जाना, खत्म नहीं होना। ऐसे ही हम देख रहे हैं। अब मैं तत्सम के पूरे लिस्ट में दिखाना चाह रही हूँ, बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे तत्सम उपसर्ग, इतने सारे उपसर्ग, इन्हें थोड़ा तैयार करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर अति, इन उपसर्गों के अर्थ होता है, पहले ही मैंने बताया, अधिक। इससे क्या क्या बनेगा, अति से अतिरिक्त, अत्यंत, अतिजोर अंत, मतलब अति और अंत, इसका संधि जैसा नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द है अंत। हमेशा मूल शब्द को ध्यान रखना है। अति अगर उपसर्ग है, शब्दांश है, तो इसमें मूल शब्द, अतिरिक्त में रिक्त है मूल शब्द, अत्यंत में अंत है मूल शब्द, अतिक्रमण में क्रमण है मूल शब्द, अत्युत्तम में उत्तम है मूल शब्द, अत्याचार में आचार है मूल शब्द, अति कोमल में कोमल है मूल शब्द, अतिशय में शय है मूल शब्द, अत्यंत में अंत है मूल शब्द, अत्यधिक में अधिक है मूल शब्द, अत्याधुनिक में आधुनिक है मूल शब्द, अति और आधुनिक, अत्यल्प में अल्प है मूल शब्द। ऐसे ही आपको देखते जाना है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, सारे से जो बने हुए शब्द हैं उन्हें देखते जाना है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उच्च, उत। उप, दूर, दुष, निर, निस, एक साथ है, नी। ये सारे तत्सम के उपसर्ग हैं। पड़ा, नाश, जैसे पड़ा जाए में मैंने बताया, पड़ा जो नहीं होना, विपरीत होना, मूल शब्द का जो अर्थ है उसका एकदम विपरीत हो जाता है पड़ा के लग जाने से। तो उस समय नए शब्द जब बन गया तो उस समय मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया। पड़ी, प्र आगे ले जाना, प्रचार जैसे मैंने बताया, आगे ले जाना, चारों ओर आगे, तो वहां भाव में परिवर्तन होता है। चारी रहा,
चार का चारों ओर हो गया, चार का चार से चारों ओर हो गया, आगे चारों ओर, थोड़ा भाव में परिवर्तन हो गया मूल शब्द के नए शब्द के बन जाने से। प्रति, सबके मूल शब्द को अवश्य निकाल लेना है, क्योंकि उपसर्ग कभी कभी नए शब्द को दिया जाता है, वहां से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने के लिए बोला जाता है। वी, सम, सु, अच्छा, ये थे तत्सम के, ये वे तत्सम उपसर्ग। ऐसे ही हैं तद्भव के उपसर्ग, जिसके लिए भी तुरंत मैंने आपको बताया कि वे शब्दांश जो मूलतः संस्कृत के ही हैं, किंतु हिंदी में आकर, मतलब हिंदी में आए हैं, थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। मतलब तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। ये मुख्यतः अभाव, निषेध, संख्या, अच्छाई, बुराई, पूर्णता आदि का अर्थ लिए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। मैंने बताया अन, उन, औ, कु, चौ, अध, भड़ा, ये सब मैं बता रही थी। यहाँ पर मिल जाएगा तद्भव, जिसमें अनबन हो सकता है, अनपर हो सकता है, अनजान हो सकता है। अन अभाव का अर्थ में है, मतलब तद्भव के जितने भी उपसर्ग हैं उनके अगर अर्थ देखा जाए तो या तो अभाव आएगा, या तो निषेध आएगा, या फिर संख्या आएगा, या अच्छाई, बुराई, पूर्णता आदि का अर्थ लिए हुए हैं ये सारे उपसर्ग। ठीक है, ये सारे उपसर्ग के अर्थ ऐसे दिखते, जैसे अन का अर्थ होता है अभाव, तो इससे इतना कुछ हो गया, अनहोनी, अनपर, अंजन, अनजान, अछूत, अनबन, अनमोल, ये रहा। और या फिर अन, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे अभागा, वहां पर उपसर्ग लेकिन अ है, अन नहीं, एक साथ है। उन माने कम, जैसे 49, 50 से एक कम। 59, 60 से एक कम। 69, 70 से एक कम। 39, 40 से एक कम। औगुण, औघट, अवतार, ये सारे उपसर्गों को थोड़ा याद रखना है। आप अगर हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग को याद कर ले, बाकी सारे हो गए संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, क्योंकि संस्कृत के ऊपर बहुत सारा होता है तो इसको याद करना इजी है। अ, अन, उन, औ, कु, नी, पर, सु, अद, दु, बिन, ठीक है, भर, चौ, ये सारे उपसर्ग हिंदी के हैं। औगुण, औघट, अवतार, कु मने बुरा, कपूत, कुचाल, कुढंग, कुलक्षण, कुरूप। नी मने नहीं होना, निडर, डर का नहीं होना। निपुता, निपुता जिसके पुत्र नहीं है। निहत्था, जिसके पास हाथ में कुछ नहीं है, हथियार नहीं है। निकम्मा, जो काम का नहीं है। इस तरह से पर, परदादा, परनाना, पर हो गया। सु मने अच्छा, सुजान, सुडौल, सुघर, सपुत, अच्छा पुत्र मतलब। अध, आधा, तो अधपका होता है। अध मड़ा होता है, अध जला होता है। दु, दुलारा, दुशाद्य, दुबला। बिन, बिन बिहाई, बिन मांगे, बिन जाने, बिन खाए, तो यहाँ पर मूल शब्द खाए हो गया। जानना हो गया, मांगना हो गया, बिहाना हो गया, बिहा मूल शब्द। भर मने पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार, मूल शब्द हो गया यहाँ पे मार, पूर मतलब पूरा, भरसक, सकना, सक, पेट, चौ,
चौपाई, चौमासा, चौराहा, चौकन्ना, चौपाया, ये सारे हो गए उपसर्ग। ऐसे ही आगत या विदेशी के लिए होगा वे उपसर्ग या वे शब्दांश जो विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में आए हैं और प्रयुक्त हुए हैं, वो है आगत उपसर्ग। आगत या विदेशी, उसमें क्या क्या है? ब बगैर, बा, ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गर, ला, हम, इस तरह के कुछ है। कम, दड़, सर, ये सब कुछ है। जैसे बद, बदनाम, बदमाश, खुश, खुशकिस्मत, खुशहाल, ना, नालायक, नाराज, नासमझ, या गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, ये सब हम लोग बोलते ही हैं। ये सारे गैर, ये जो गैर हुआ ये उपसर्ग है, ये विदेशी उपसर्ग है। ला, लापता, लापरवाह, लावारिस, हम उम्र। अच्छा, हम लेकिन यहाँ पर शब्द नहीं, शब्दांश है। हिंदी में हम मतलब वी, हम वहाँ पर शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम लेकिन शब्द नहीं है, ये शब्दांश के रूप में आया है। क्योंकि उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। हमारे हिंदी में हम मतलब होता है वी, वो शब्द है हम, लेकिन यहां पर जो हम उम्र है ये शब्द नहीं, शब्दांश है। खुश, हम लोग बोलते हैं ना खुशकिस्मत, खुश मने भी हिंदी में हैप्पी, खुश, वो लेकिन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन खुशकिस्मत में यहाँ पर खुश नहीं दिया हुआ है, हाँ खुश है, ये रहा खुशकिस्मत, खुशहाल हिंदी में, लेकिन खुश क्या है? खुश का अर्थ है अच्छा। यहाँ पर ये शब्दांश के अर्थ में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। शब्दांश के अर्थ में इसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये यहाँ पे शब्द नहीं है, शब्दांश है, ये उपसर्ग है। खुश और हम हमारी हिंदी में पूरी तरह से शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द के रूप में नहीं आए हैं, ये शब्दांश के रूप में आए हैं। हम उम्र, हम जोली, हर मने प्रत्येक, हम लोग बोलते हैं ना हर दिन, हर दिन हम लोग बोलते हैं, हर दिन, हर रोज मतलब हर दिन, हर रोज। यहाँ पर भी हर मतलब प्रत्येक, हर वक्त, हर दिल, हम जब भी ऐसा बोल रहे हैं मतलब हम उपसर्ग लगा के बोल रहे हैं। कमजोर, जब हम बोल रहे हैं कमजोर, वहां पर जो कम है ये कम, लेकिन कम जब हम बोलते हैं कि मुझे कम देना, मुझे कम खाना देना, मतलब हम वहां पे कम लेकिन शब्द के रूप में, कुछ यहाँ पे शब्द भी हैं हिंदी में। यहाँ पर कमजोर में कम जो है ये शब्दांश के रूप में आया है, तो ये सब थोड़ा देखना है। दर, हिंदी में दर है, इसका दर क्या है? यहाँ पर दर मने मूल्य, लेकिन यहाँ पर दर असल में असल मूल शब्द है, लेकिन दर यहाँ पे शब्दांश है, तो इसे ध्यान में रखना है। विदेशी उपसर्ग के कुछ उपसर्ग हमारे हिंदी में ऑलरेडी शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सारे शब्दांश हैं। इन सारे शब्दों को, नए शब्दों को उपसर्गों के साथ अपने पास रख लेने की आवश्यकता है। तो उपसर्ग 3 हुए। तत्सम जो कि सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तद्भव जो कि मूलतः संस्कृत के ही हैं, जो संस्कृत से विकसित होकर थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, मतलब तद्भव मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। तत्सम उपसर्गों से विकसित तो हुए हैं, लेकिन फिर थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं। वो वे और विदेशी जो सीधे विदेशी भाषाओं से, जो शब्दांश विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वो विदेशी उपसर्ग। सारा उपसर्ग शब्दांश है, कोई शब्द नहीं है।
जब हम का प्रयोग, खुश का प्रयोग, दर का प्रयोग और कम का प्रयोग अकेले स्वतंत्र रूप में हम करते हैं हिंदी वाक्यों में, उसमें वो शब्दांश नहीं, वो शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। और शब्दांश अर्थात उपसर्ग या प्रत्यय, शब्दांश प्रत्यय भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका प्रयोग कभी स्वतंत्र नहीं होता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रायः विशेष तत्व एक ही होते हैं। शब्दांशों का प्रयोग कभी अकेला या स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसका प्रयोग हमेशा मूल शब्दों के साथ होता है। तो ये रहा उपसर्ग, इन्हें अपने पास कॉपी में तैयार करके रखना ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ ये आप समझ गए होंगे उपसर्ग। अगले वीडियो में मैं प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। इस तरह से थोड़ा ये लिस्ट बना लेना ज़रूरी है। बहुत सारा यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, आपको उतना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, नहीं चाहिए भी हम नहीं कह सकते। परीक्षा में वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो एकदम निश्चित या निर्धारित नहीं है कि सिर्फ यही पूछे जाएंगे। आपको सीखना होगा सभी शब्दों के, नए शब्दों में से मूल शब्द को अलग करके उसे तैयार करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे संसाधन है, सम में मतलब सम साधन, तो इस तरह से संशोधन, संशोधन, संहार, सम